हिंदी साहित्य से जुड़े मेरे सभी प्यारे दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अज्ञे जी की कविताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनकी जो कविताएं हैं, इनका विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अज्ञे जी की कविताएं जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ एमए के एग्ज़ाम हों, चाहे जितने भी हिंदी साहित्य में पाठ के रूप में उपस्थित हों, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इस कारण इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कृतियां हैं, इनका विश्लेषण लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, अज्ञे की कविताओं के विश्लेषण को जानने के पहले हम सच्चिदानंद वात्स्यायन जी के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। तो अज्ञे जी जो हैं वे हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रधार या प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और आपको पता होगा मित्रों कि जो प्रयोगवाद का जनक है अज्ञे जी, इन्होंने प्रयोगवाद का जन्म अपने जो तार सप्तक नामक जो संकलन है इससे माना जाता है। इन्होंने 3 तार सप्तक का संकलन किया और ये जो तार सप्तक है इसमें विभिन्न जो कवि होते थे उनकी कविताएं, उनकी रचना होती थी। तो वात्स्यायन अर्थात अज्ञे जी प्रयोगवाद के सूत्रधार माने जाते हैं। और प्रयोगवाद का जो सूत्रपात हुआ अर्थात प्रयोगवाद की उत्पत्ति हुई हिंदी साहित्य में, वह एक तरह से प्रगतिवाद के समानांतर हुई, या हम यह कह सकते हैं कि प्रगतिवाद के प्रतिवाद के रूप में हुआ, ठीक है। प्रतिवाद के रूप में मतलब प्रगतिवाद के विरोध के रूप में प्रयोगवाद का जन्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोगवाद के बाद नई कविता का दौर आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रगतिवाद है उससे प्रयोगवाद कैसे आया, इसको हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो प्रगतिवादी जो साहित्यकार थे, प्रगतिवाद के जो समर्थक रचनाकार थे, इनका मानना था कि जो आम लोग हैं इसकी जो पीड़ा है उसकी मुक्ति की आकांक्षा है, और शोषण के विरुद्ध जो विद्रोह का स्वर है, इन सभी को अपनी रचना के माध्यम से ही लाना अर्थात इन सभी को बताना, इन सभी चीज़ों को ध्येय करके ही रचना करना ही विश्वसनीय बनाता है, और उसे ही ये रचना कहते थे। चूँकि आप जानते हैं कि जो प्रगतिवाद है वो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो प्रगतिवादी साहित्यकार थे वे समाज को 2 वर्गों में बांटकर देखते थे। एक तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। शोषित वर्ग जिसको सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य है शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना, और जो शोषितों को न्याय दिलाने का काम इनका मुख्य काम था। तो इस तरह से प्रगतिवादी साहित्यकार न्याय दिलाने, उसकी पीड़ा को, शोषितों की पीड़ा को समझने, उसकी मुक्ति की आकांक्षा करने, इन सभी को अपने काव्य में रचना करने को क्या ही एक ध्येय समझते थे, और समाज के परिप्रेक्ष्य में ये बात करते थे, न कि एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। वो एक व्यक्ति का कोई स्थान नहीं मानते थे, वे मानते थे तो एक समाज को मानते थे। तो वे जो थे वे कला पक्ष का कोई स्थान नहीं चाहते थे, वे केवल समाज से संबंधित, दूसरों की पीड़ा से संबंधित यही बात चाहते थे। और ये जो स्वतंत्र रूप से कोई व्यक्ति अगर कोई रचना करता है, अपने मनोभाव की रचना करता है, मन के भाव को उद्घाटित करता है, उस रचना को ये रचना नहीं समझते थे। तो ये समझते थे कि कोमल पदावली में जीवन का यथार्थ नहीं रचा जा सकता, लेकिन प्रयोगवादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रगतिवादी जो साहित्यकार थे उनके मत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और प्रयोगवादी रचनाकारों का मानना था
कि मनुष्य स्वतंत्र सत्ता है, मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता है और उसकी संवेदना की अभिव्यक्ति ही वास्तविक सृजनशीलता है। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि समाज में मनुष्य का भी एक स्वतंत्र योगदान है, मनुष्य का भी क्या है, एक स्वतंत्र सत्ता है, उसका भी अस्तित्व है और वह भी अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का भागीदार है, हकदार है। ठीक है, तो इसको कोई एक व्यक्ति है, वह अपनी संवेदना को उभारना चाहता है रचना के माध्यम से, तो इसी को वास्तविक सृजनशीलता प्रयोगवादी कवि मानते हैं। तो अज्ञेय की जो कविताएं हैं, इसमें मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व और उसके संवेदनशील मन की ही अभिव्यक्ति हम इनकी कविताओं में पाते हैं। तो चलिए इस अभिव्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नदी के द्वीप जो कविता है, जो जिसे हम लंबी कविता भी कह सकते हैं, तो यह जो कविता है इसको हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो नदी के द्वीप जो कविता है, यह कविता अज्ञेय जी ने 11 सितंबर 1949 में लिखी थी और प्रयोगवाद या नई कविता को इस कविता के माध्यम से सहज ही समझा जा सकता है। तो नदी के द्वीप जो कविता है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रगतिवाद का दौर कब से कब तक चला। छायावाद के बाद 1918 से 1936 तक छायावाद माना जाता है। छायावाद के बाद 1936 से क्या चालू हुआ, हमारा प्रगतिवाद चालू हुआ और प्रगतिवाद 1943 तक चला। 1943 के बाद से हमारा प्रयोगवाद का युग माना जाता है और प्रयोगवाद लगभग 1953 तक चला। इसके बाद नई कविता का युग आ गया। तो नदी के द्वीप की कविता जो है, अज्ञेय जी की जो कविता है, इससे हम प्रयोगवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं इसको हम जान सकते हैं। तो यह जो कविता है, इस कविता में नदी के बीच बन आए द्वीप का बिंब अर्थात चित्र को प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा कि नदी के बीच में कोई उभारदार एक ढांचा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप। तो इसमें नदी और द्वीप इन दोनों को ही बताया गया है और इसमें द्वीप को प्रमुखता दी गई है और साथ साथ यह भी बताया गया है कि द्वीप का जो अस्तित्व है वो नदी के कारण ही है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ द्वीप को व्यष्टि या स्वतंत्र व्यक्ति और नदी को समष्टि यानी सामाजिक धारा का प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। तो व्यष्टि या स्वतंत्र व्यक्ति किसको माना गया है, द्वीप को माना गया है और नदी को समष्टि या सामाजिक धारा या समाज किसको माना गया है, नदी को माना गया है। तो द्वीप व्यक्ति है और नदी क्या है, समाज है। तो कवि यहाँ यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह नदी के बीच रहते हुए, उसके साथ रहते हुए भी द्वीप जो है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपनी पहचान रखता है, उसी तरह समाज में रहते हुए भी, समाज के द्वारा नियंत्रित होते हुए, संचालित होते हुए भी एक जो व्यक्ति है उसका भी अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो प्रयोगवाद जो है अस्तित्ववादी विचारधारा लेकर चलता है। यह हर चीज़ का अस्तित्व स्वीकारता है, चाहे वह छोटा सा धूल का कण ही क्यों ना हो, उसका भी यहाँ पर अस्तित्व है। तो यह कविता एक तरह से द्वीप के कथन के जरिए व्यक्ति के मनोभावों की अभिव्यक्ति को बता रहा है। द्वीप कहता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। तो यहाँ पर कवि ने नदी के लिए स्रोत स्विनी का पर्याय का प्रयोग किया है। स्रोत स्विनी का अर्थ क्या है? स्रोत स्विनी यानी जिसमें निरंतर जलधारा बनी रहती है, जिसका स्रोत कभी सूखता नहीं है। तो द्वीप मानता है कि नदी के बगैर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि नदी के बीच में ही क्या रहता है, द्वीप रहता है। अगर नदी सूख जाए और केवल एक ढांचा उभरा ही रह जाए तो उसको हम द्वीप नहीं कहेंगे। तो द्वीप कहता है कि नदी के बगैर उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए वह कहता है कि हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, क्योंकि नदी के बगैर उसका अस्तित्व, उसकी निजता, उसकी अलग पहचान ही नहीं रहेगी। तो नदी ही तो द्वीप को आकार देती है। और यही बात हम मनुष्य के बारे में भी कह सकते हैं कि जो समाज है वह क्या है, समाज में मनुष्य पैदा हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य एक समूह या समाज में पैदा होता है। अगर समाज न हो तो मनुष्य की निजता भी अप्रासंगिक हो जाएगी, उसका अस्तित्व बेमानी हो जाएगा। जिस तरह नदी द्वीप के कोण, गलियां, एकांत जगहें, उभार, बालू के किनारे, गोलाइयाँ, तो उसके जो बाह्य ढांचा है उसको बनाती है, अर्थात द्वीप को बनाती है काट काट कर। एक स्तर रहता है जिसको काट कर नदी क्या है, अपनी धार के द्वारा द्वीप का निर्माण करती है, रचती है। उसी तरह समाज मनुष्य के व्यक्तित्व को रचता है, अर्थात समाज से ही मनुष्य आचरण सीखता है। तो कहने का अर्थ यही है कि समाज को निखारने का काम, मनुष्य को निखारने का काम, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम समाज ही करता है। तो नदी के द्वीप के अवदान उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ है। ठीक है, द्वीप जो है नदी के अवदान, अर्थात नदी ने उसको द्वीप बनाया है, उसके उपकार के प्रति कृतज्ञता का भाव द्वीप रखता है। द्वीप स्वीकार करता है कि नदी उसकी माँ है। ठीक है, नदी द्वीप की माँ है। और द्वीप यह भी कहता है कि उसी ने उसे जन्म दिया है, उसे बनाया है, वह है, तभी द्वीप का अस्तित्व है। और द्वीप को अपनी द्वीप होने पर उसी के कारण गर्व है। द्वीप कहता है किंतु हम हैं दीप, पर धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के। किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ आपको ध्यान देने हैं कि यह बोला गया है किंतु हम बहते नहीं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि द्वीप बहता नहीं है। ठीक है, वो स्थिर समर्पण है उनका, और वह बदलता नहीं है, वह जैसा है वैसा रहता है, और वह नदी की धारा में बहता नहीं है। अगर वह खुद को तोड़ लेगा, नदी की धारा में बह जाएगा, तो रेत बन जाएगा, चूर्ण में बदल जाएगा। और द्वीप जब रेत हो जाएगा या कणों में बदल जाएगा, तो द्वीप का अपना व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा, वह कण बन जाएगा। तो हम उसको द्वीप नहीं कह सकते, वह द्वीप कैसे कहा जा सकता है। तो उसी तरह व्यक्तित्व का खंडित होना यानी पहचान खो देना, अस्तित्व को समाप्त कर देना होता है। तो इसी तरह वह कहता है कि बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जो द्वीप है वो बहना नहीं चाहता। द्वीप अगर नदी के साथ बहना चाहे तो उसके पैर उखड़ेंगे, वह ढहेगा, बहाव के थपेड़े उसे सहने पड़ेंगे और आखिरकार वह बह जाएगा। फिर सवाल यह भी है कि अगर वह चूर्ण बन जाए तो क्या उसकी पहचान धारा के रूप में हो पाएगी? अगर वह चूर्ण बन जाता है, रेत बन जाता है, तो हम उस द्वीप को धारा बोल पाएंगे? नहीं, हम धारा उसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि धारा तो नदी की ही कहलाएगी और धारा के साथ ही वह बह जाएगा। तो चूर्ण या रेत को हम धारा नहीं कह सकते। रेत नदी में मिलकर वह उसे गंदला ही करती है, फिर वह पानी अनुपयोगी होगा, पीने योग्य निर्मल नहीं होगा। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य अगर समाज की विभिन्न जो आकांक्षाएं हैं इसके अनुरूप कार्य न करे, तो उसके व्यक्तित्व का विलय करना चाहे, तो वह समाज की आकांक्षाओं को पूरा
नहीं कर सकता और वह खंडित जरूर हो जाएगा। तो समाज के हिसाब से जब मनुष्य नहीं चलता तो उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका व्यक्तित्व शेष नहीं रह जाता। उसका जो समाज के साथ काम करता है, समाज का उद्धार करता है, समाज के लिए जीता है, उसी का व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसी का व्यक्तित्व खड़ा होता है। तो चूर्ण हो जाएगा, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी अगर नदी के साथ द्वीप बह जाएगा। तो इस तरह से वह समाज में अनुपयोगी और अप्रासंगिक हो जाएगा। यहाँ पर द्वीप को अपने द्वीप होने पर शर्म नहीं आती, ठीक है। वह कहीं से भी शर्म नहीं करता कि नदी ने उसको बनाया है, वह नदी के द्वारा ही पालित पोषित है, इस तरह से उसको शर्म नहीं आती। वह कहता है कि द्वीप होना शाप नहीं, नियति है। वह जैसा है उसी रूप में अपने व्यक्तित्व की सार्थकता मानता है। वो खुद को नदी का पुत्र मानता है, नदी की गोद में पलना दुलराना चाहता है और उसकी क्रोध में अर्थात उसकी गोद में पलना चाहता है। और नदी ही द्वीप को बड़े भूखंड से मिलाती है। जो द्वीप बना रहता है वो पानी में अद्धड़ तो नहीं रहता है ना, पानी में अलग तो नहीं रहता, वो क्या है, भूखंड से जुड़ा रहता है। तो आपने देखा है कि नदी के बीच बने ढूह अर्थात जो द्वीप है, इसका संपर्क नदी के जरिए ही बन पाता है और इसलिए जो द्वीप है वो विशाल भूखंड को अपना पिता मानता है, ठीक है। द्वीप क्या कह रहा है, जिस भूखंड से वह जुड़ा है वह उसका पिता है और नदी उसकी माता है, क्योंकि उन्होंने ही उसको रूप, आकार, संस्कार प्रदान किया है। तो यहाँ विशाल भूखंड के सामने द्वीप को बिंब रखकर हम देख सकते हैं और देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि जैसे विशालकाय पुरुष की उंगली पकड़े कोई बच्चा खड़ा हो। तो द्वीप यहाँ पे बच्चा है और विशाल भूखंड यहाँ पे उसका पिता है और बीच में माँ की तरह जो नदी है, यहाँ विशाल भूखंड को विश्व समुदाय के बिंब के रूप में हम देख सकते हैं। अब इस पूरे बिंब को देखिए और इसके पीछे जो कविता का अंश है उसको जोड़कर आप देखिए। तो अगर द्वीप चूर्ण होकर धारा के साथ बह जाए तो क्या उसका अस्तित्व रह पाएगा? विशाल भूखंड को अपना पितर और नदी को माँ की तरह वह देख पाएगा अगर वह चूर्ण बन जाता है? तो नहीं, वह उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगा। नदी है तभी उसका अस्तित्व है, वह विश्व समुदाय के बीच अपनी पहचान कायम रख पाता है। इसीलिए द्वीप कहता है, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। ऐसा नहीं है कि द्वीप सिर्फ अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को लेकर ही कृतज्ञ है, वह स्थिर समर्पण के साथ साथ नदी में अपने विलय को भी तैयार है। अर्थात वह अपने अस्तित्व को नदी के साथ खोने के लिए भी राजी है और नदी को वह इसका दोषी नहीं मानता है ना। वह कहता है कि अगर कभी नदी के आह्लाद यानी उमंग भरे तूफान से या दूसरों की स्वैराचार्य यानी मनमानी या अतिचार यानी अहंकार भरे कृत्य से इसे अपना व्यक्तित्व खोना पड़ा, अर्थात द्वीप को द्वीप नहीं रहना पड़ा, अर्थात वह धारा के साथ मिल गया अगर, तो वह कहता है कि नदी तुम बढ़ो, तुम्हारा उफान घरघराता हुआ उठे। अगर नदी कर्मनाशा, कीर्तिनाशा या फिर घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, नदी द्वीप के व्यक्तित्व को निगल जाए, उसकी कीर्ति को नष्ट कर देना चाहे, तो भी नदी जो है, नदी का जो द्वीप जो है वह नदी का किया सब कुछ उसको स्वीकार है, क्योंकि द्वीप को विश्वास है कि वह नदी में रेत होकर बहेगा, फिर छनेगा और फिर जमेगा और कहीं न कहीं अपने पांव टेकेगा, अर्थात अपने अस्तित्व को फिर से प्राप्त करेगा, आकार लेगा और फिर कहीं वह नए व्यक्तित्व के साथ खड़ा होगा। इस विश्वास के साथ
कि वह नदी से कहता है कि मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। तो इस तरह से जो नदी का द्वीप है वह नदी को बोलता है कि अगर माता आप हमें बहा कर ले भी जाओ तो भी हम क्या करेंगे, धीरे से जो संस्कार हमारे क्षीण हो गए हैं, और संस्कार क्षीण हो जाने के कारण अगर समाज बहाकर व्यक्तित्व को ले भी जाए तो व्यक्ति को उस समाज का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को अपने अंदर वह गुण लाना चाहिए और उस गुण को लाकर वह फिर से समाज के सम्मुख खड़ा हो जाए। इस तरह से अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। तो इस तरह से जो नदी का द्वीप है हमें यही शिक्षा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो नदी का द्वीप है इसका विश्लेषण समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सहपाठियों को, आपके जो भी पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी हैं उनको शेयर कीजिए जो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। और साथ साथ मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अज्ञे जी की जो अन्य कविताएं हैं उसके विश्लेषण के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।